नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। चुनावों को सीरियसली लें, पर चुनावी बातों को कितना सीरियसली लें पता नहीं, क्योंकि चुनावी मौसम में वो होता है जो आम दिनों में बिल्कुल नहीं होता। कभी देश पर सवाल क्योंकि पार्टी पसंद नहीं, कभी पार्टी को घेरते घेरते आतंकवादी को ही क्लीन चिट दे दी जाती है, कहीं मैन इन ब्लू टीम भगवा का हिस्सा हो जाता है, कहीं मंदिर मस्जिद के तूफानी दौरों की इंतहा हो जाती है, कहीं चोर चोर का शोर है, कहीं हर कोई चौकीदार है। बुरा न मानो, चुनाव है। अच्छे दिन आएंगे से चौकीदार चोर है कैसे हुआ? चुनाव बड़ी चीज है, लोकतंत्र के लिहाज से उनका स्थान बड़ा होता है, लेकिन क्या देश हित से भी बड़े होते हैं चुनाव? ये सवाल आज हम पूछेंगे। Attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay, I mean we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. सरकार बदलेगी जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जाने दिलवा दी और वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए। धार्मिक आस्थाएं निजी होती हैं, लेकिन चुनाव आते हैं तो उनका एक रिश्ता वोटों से जुड़ जाता है। तब परम धर्म बस चुनाव और परम प्रसाद बस वोट। चुनाव आते हैं तो पार्टी के लौह पुरुष बदल जाते हैं, क्योंकि चुनाव के समय पार्टी का मार्ग केवल जीत की ओर जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, बदल रहा है चोला। 5 साल निकल चुके, अब है चुनाव की बेला। कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर, अब एयर स्ट्राइक हुई, इसके ऊपर आप सवाल उठाते हैं। आप किस तरह की बातें करते हैं? इन सारी सोचों को देख करके, इन सारी बातों को देख करके मैंने खूब अपने दिल से, अपनी आत्मा की आवाज से मैं आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं और मुझे इस बात का गर्व है। इस पार्टी के लिए मैंने 20 साल अपना उम्र का मेन प्राइमरी क्या कहते हैं, एक एनर्जी पीरियड है, वो इस पार्टी के लिए दिया था। लेकिन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक जेनिथ पर पहुंचा, जो ब्लाइंडिंग हो चुका है वर्कर्स के लिए। हम किसका सुने, कौन पावर सेंटर्स हैं, कुछ पता नहीं है। मुद्दे सारे नेपथ्य में हैं, मंच पर हैं बस नारे। अब कहते हैं हम सब चौकीदार। हम सब चौकीदार। बाकी बातें होती रहेंगी, अभी तो चौकीदार ही हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की डुगडुगी बज रही है। खेल का मैदान सज चुका है, मजमा जुटे, तालियां बजें, लोग जोरदार नारे लगाएं। इसके लिए हर तरफ समा बांधा जा रहा है। 5 साल बाद चुनाव आए हैं, 5 साल बाद चुनाव फिर आएंगे, खिलाड़ी बदलेंगे, हो सकता है कि खेल के कुछ नियम भी बदल जाएं, लेकिन पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप बने रहेंगे, बने रहना भी चाहिए, क्योंकि इससे लोकतंत्र की तस्वीर और खूबसूरत होती है। लेकिन एक सवाल भी इसी के बीच से निकलता है कि चुनाव है तो सब चलेगा की नीति क्या सही है? क्या देश हित की लक्ष्मण रेखा को वोट बैंक का रावण हमेशा छलता रहेगा? और कब तक देश की अस्मिता को तार तार करने की कोशिश करने वाले बयानों को निजी विचार का कवच पहनाकर बचाया जाएगा? सवाल बड़ा है, क्योंकि तय यह करना है कि चुनाव बढ़े या देश। भारत ने पाकिस्तान का आतंक चरित्र बेनकाब किया, दमदार पलटवार किया। If you say 300 people were killed, I need to know पर that. देश से जरूरी तो पार्टी हो जाती है ना। बीजेपी पर निशाने की जगह पाकिस्तान की वकालत कर दी। बुरा न मानो, चुनाव है। Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation
is to be blamed. देश के सीने पर सबसे बड़ा जख्म लगा। आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत हो गई, पर आतंक के खिलाफ बोलने की जगह देश के खिलाफ बोल दिया। बुरा न मानो, अभी चुनाव है। पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या वैली में जैसे ही घुसते हैं, वहाँ जो पड़ाव है वहाँ से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच। The kind of attack which was I don't know enough about the attacks. कांग्रेस नेता सैम पिट्रोदा को नहीं मालूम कि पुलवामा में क्या हुआ। सैम पिट्रोदा को यह भी नहीं मालूम कि पुलवामा में हिंदुस्तान ने अपने कितने सपूतों को खोया था। लेकिन सैम को यह जरूर मालूम है कि हिंदुस्तान ने बदले में बालाकोट में जो किया वो सही नहीं किया। सैम को यह भी मालूम है कि हिंदुस्तान में होने वाली आतंकी घटनाओं के लिए पाकिस्तान पर सीधी उंगली नहीं उठनी चाहिए। सैम को यह भी पता है कि पाकिस्तान का नेशनल डे बड़ी चीज है, पाकिस्तान के जश्न में शामिल होना उससे भी बड़ा। I believe in dialogues personally. Are you suggesting that we should hold dialogue with Pakistan? I think Even we in should these hold dialogue with everybody. Why just Pakistan? The whole world we are having But the dialogue. kind of attack which was I don't know enough about the attacks. बात निकली तो दूर तलक गई, क्योंकि सैम राजीव गांधी के करीबी थे। सैम राहुल गांधी के गुरु माने जाते हैं, ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, कांग्रेस के वैचारिक गाइड माने जाते हैं। चुनावी शोर में उनका ये बयान काफी बुलंदी से गूंजा। जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देना मुनासिब समझा। कांग्रेस अध्यक्ष के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और मार्गदर्शक ने कांग्रेस की ओर से पाकिस्तान नेशनल डे का समारोह मनाना शुरू किया है। विडंबना है कि भारत की सेनाओं को नीचा दिखाकर शर्म करो। सैम, पूरा नाम सत्यनारायण उर्फ सैम पिट्रोदा। बालाकोट एयर स्ट्राइक की भर्त्सना करते हुए उन्होंने ये भी दिखा दिया कि देखो 26/11 के मुंबई हमले के बाद यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं की थी, तो अब क्यों जरूरी था? Attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay, I mean we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. सैम पिट्रोदा की गिनती भारत के इंटेलेक्चुअल क्लास में की जाती है और वक्त चुनाव का है। कांग्रेस ने बैकफुट पर जाते हुए सैम की विचारधारा से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। बालाकोट एयर स्ट्राइक हमारे जाबाज एयरफोर्स के शौर्य का अभूतपूर्व उदाहरण है और उस पर किसी व्यक्ति को प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं। जब पूरा देश पुलवामा के शहीदों का मातम मना रहा था और किसी घर में चूल्हा नहीं जला, तो प्रधानमंत्री जी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और आज तक मोदी जी ने जवाब नहीं दिया कि पुलवामा उग्रवादी हमले में इस्तेमाल किया हुआ RDX, MI कार्बाइन्स और रॉकेट लॉन्चर उग्रवादी हमारे देश में लेकर कैसे आए। बयान निजी है, पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बयान सैम पिट्रोदा जैसे तथाकथित जीनियस के हर बयान के बाद आते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि कब राजनीतिक दल और उनके समर्थक देश के सम्मान और चुनावी लाभ हानि के बीच की मर्यादाओं को समझना शुरू करेंगे। वोट किसी को मिले, सरकारें किसी की बने, लेकिन कब तक देश हित को दांव पर रखने वाले बयानों को निजी विचार कहकर माफी मिलती रहेगी? कभी बीके हरिप्रसाद को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी दिग्विजय सिंह के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी पी चिदम्बरम के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी कपिल सिब्बल के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, मणिशंकर अय्यर को एक्सपेल कर वापिस ले लेते हो, संदीप दीक्षित जब सेनाध्यक्ष गुंडे जैसे हैं कहते हैं उनको व्यक्तिगत बयान बता देते हो, मगर ये लोगों को कुछ नहीं होता। वो कांग्रेस अध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमते हैं।
एक कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा है। इन निजी बयान के लिए मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें कुछ निजी नहीं होता है। राजनीति के अंदर क्या निजी होता है? वो आपके पदाधिकारी बने हुए हैं, आपके घोषणा पत्र बनाने वाले हैं। क्या घोषणा पत्र में आप आतंकवाद को डील करने के लिए यही थ्योरी को अपनाने वाले हो? निजी क्या होता है राजनीति में? कांग्रेस पार्टी में सैम पित्रोदा की भूमिका और रसूख दोनों है, लेकिन बात सिर्फ सैम पित्रोदा तक ही सीमित नहीं है। चुनाव के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी के बहाने देश पर प्रहार करने वालों की फहरिस्त लंबी है। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में, सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। भक्तगण गाड़ी जहां मिलती थी वहां रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। रामगोपाल यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा हैं। पार्टी का बौद्धिक चेहरा भी माने जाते हैं। खुद को लोहिया की राजनीति से जोड़ते हैं, लेकिन बोलते बोलते कब अपनी लाइन क्रॉस कर गए इन्हें खुद भी पता नहीं चला। वैसे राजनीति का एक अंदाज ये भी होता है कि बात जनता के बीच में छोड़ दो, बयानों की निंदा होती है तो होती रहे, वोटों का बैंक तो सध ही जाता है। विपक्ष उन लोगों का अड्डा है जो आतंक को माफ करते हैं और सेनाओं पर सवाल उठाते हैं। रामगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता का निंदनीय बयान उन सभी लोगों का अपमान है जिन्होंने कश्मीर की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। ये शहीदों के परिवार वालों का अपमान करता है। समाजवादी पार्टी में सन्नाटा है। उसके नेता रामगोपाल यादव पर बात करने से कन्नी काट रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि खुलकर रामगोपाल के बयान की निंदा करने तक का साहस कोई नहीं जुटा पा रहा। हमारे सशस्त्र बलों के बलिदान पर सवाल नहीं उठने चाहिए। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना नेताओं का मौलिक अधिकार है। इस सरकार को सेना की तरह दिखने का नाटक बंद कर देना चाहिए। राजनेता जो कहते हैं कि उनसे सवाल नहीं किया जा सकता, ये खतरनाक है। सियासत की अपनी मजबूरियां होती हैं, समझ आता है, लेकिन क्या जरूरी है कि देश रक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी मतभिन्नता हो? राजनीति को कब समझ आएगा कि चुनावी जंग कोई भी जीत जाए, लेकिन देश बार बार हार जाता है। Attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay, I mean we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach. सैम पित्रोदा की ज्ञान वाणी या तो देश का मतलब नहीं जानती या उनकी नजर में देश की भावनाओं की कोई कीमत नहीं। वैसे कांग्रेस में सैम पित्रोदा इकलौते नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के जिगरी यार नवजोत सिंह सिद्धू भी पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान का खुलकर बचाव कर चुके हैं। कदे भी जान लेना कोई सोल्यूशन नहीं बन सकता। आतंकवाद का ना कोई मस्क हुंदा है, ना कोई जात हुंदी है, ना कोई पार्टी हुंदी है, ना कोई देश हुंदा है। सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम किसी से नहीं छिपा। पुलवामा अटैक के बाद जब पूरा मुल्क पाकिस्तान को एक आवाज में लानतें भेज रहा था, सिद्धू के लिए तब भी पाकिस्तान और इमरान यारा दिलदारा ही थे। देश को चोट पहुंचाने वाले बयान देना उनकी फितरत बन चुकी है। और बात सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू तक ही सीमित नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता BK हरिप्रसाद तो पुलवामा आतंकी हमले को प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी PM इमरान खान के बीच की जुगलबंदी बता चुके हैं। There is a match fixing between Mr. Narendra Modi and Imran Khan, or else this Pulwama incidents would not have taken place. The people who talk about the security of the nation, they can deduct 2 kgs of beef in Akhlaq's house, they can deduct 2 kgs of beef in Kerala guest house, and they can't detect 350 RDX on the national highway. It's a shame on them. सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में एयर स्ट्राइक के बाद आतंक के आंकड़ों को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है। BK हरिप्रसाद पुलवामा हमले की जांच पड़ताल के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें PM मोदी की मिलीभगत थी। लेकिन कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह के लिए तो पुलवामा आतंकी हमला महज एक हादसा था, और हादसों का क्या, होते ही रहते हैं।
पुलवामा हमले पर कांग्रेस की सवालिया सियासत चल ही रही थी कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी। कांग्रेस का फोकस पुलवामा से शिफ्ट होकर बालाकोट एयर स्ट्राइक पर टिक गया। बयान मर्यादाओं की सारी सरहदें लांघ गए। ये हम क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, विरोधी पक्ष के नेता शक नहीं कर रहे हैं किसी पे। भारत का जो इतना बड़ा क्लेम है वो अगर सच्चा है तो फिर उसको बताने में क्या हिचकिचाहट है सर? नहीं, जहाँ तक वॉशिंगटन पोस्ट है, डेली टेलीग्राफ है, रॉयटर्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, जेन्स इंफॉर्मेशन ग्रुप है, सब ने कहा है कि वहाँ कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि कितने लोग, कितने आतंकी मारे गए। अब जब मीडिया कह रहा है कि कोई ऐसा सबूत नहीं है, तो क्या सारा विश्व का मीडिया प्रो पाकिस्तान हो गया? अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में 3 बार अपनी सीमा के बाहर जाकर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक कर कामयाबी हासिल की है। 2 को तो मैं बताऊंगा, 2 को तो मैं बताऊंगा, लेकिन 1 को नहीं बताऊंगा। 2 की जानकारी आपको दूंगा, लेकिन तीसरे की नहीं दूंगा। एक बार आपने देखा कि पूरी में रात को सोए हुए हमारे 17 सेना के जवानों पाकिस्तान की धरती से आकर आतंकवादियों ने उनके ऊपर कायराना हमला कर दिया, उनकी जान ले ली। उसके बाद हमारे भी सेना के कमांडों ने फैसला किया भाइयों, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी आपको अच्छी तरह जानकारी है, बताने की आवश्यकता नहीं। वहां भी हाहाकार मच गया, और आज आप देख रहे हैं पहला अटैक वो हुआ और दूसरा एयर स्ट्राइक, दूसरी एयर स्ट्राइक हमारी यह होती है पुलवामा की घटना के बाद। तीसरी की जानकारी आपको मैं नहीं दूंगा। साथियों, आज भारत नई रीति और नई नीति पर चल रहा है। वैसे बीजेपी भी कम नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद फौज या सरकार के आंकड़ा जारी करने से पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मारे गए आतंकवादियों की संख्या बता दी। नरेंद्र मोदी सरकारे बरोबर 13 દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250 થી વધારે આતંકવાદીઓને સૌ। शौर्य भारतीय वायुसेना का था, शहादत सीआरपीएफ के जवानों की थी। उनके शौर्य का श्रेय लेना भी गलत है, पर सियासी लड़ाई में आरोपों की बंदूक को बीजेपी पर तानते हुए सेना पर ही निशाना लगा देना कहां तक सही? एक तरफ आज पूरा विश्व आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दे रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ पार्टियां आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई पर संदेह कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके बयानों को, जिनके आर्टिकल्स को पाकिस्तानी संसद, वहां का रेडियो, वहां का टेलीविजन चैनलों पर भारत के खिलाफ एक सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आए हैं। दरअसल सवाल ये नहीं कि पुलवामा आतंकी हमला किसने करवाया, सवाल ये भी नहीं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में कितने आतंकवादी मारे गए। सवाल उस सियासत का है जिसे हर मुद्दे में सिर्फ अपना फायदा खोजना होता है, यानी पहले अपना फायदा, देश उसके बाद। बुरा न मानो चुनाव है, इस एक लाइन में छिपा है राजनीति का संपूर्ण चरित्र शास्त्र। चुनाव है, इसीलिए किसी बात का बुरा मत मानिए। 2014 में चाय वाला था, 2019 में चौकीदार है। 2014 में चाय पर चर्चा थी, 2019 में चौकीदार पर चर्चा है। असली मुद्दे गायब हैं, हाजिर है तो बस एक नारा। 2014 में चाय की केतली से निकली भाप में विपक्ष लगभग गुम हो गया था, अब बारी चौकीदार की है। हर नजर इस पर लगी है कि चौकीदार की चुस्ती क्या रंग लाएगी। फिलहाल हर मुद्दे से अलग, हर ऐलान से अलग, चौकीदार चौकीदार का शोर चुनावी अभियान की रौनक बना हुआ है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है।
हमारा चौकीदार पक्षी तीर की नोक पर चौकीदार है। देश का चौकीदार जंग की घड़ी की तुम गुहार दो चोर है। देश का चौकीदार चोरी कर गया। चौकीदार चौकीदार देश पर बुरी नजर करने वालों के सत्ता पक्ष की चुनावी तलवार थामे जो खड़ा है वो भी चौकीदार है। दीवार बन करके खड़ा है। मैं भी चौकीदार हूँ हैज बिकम ए बिग पीपल मूवमेंट। पूरा देश कह रहा है मैं हूँ चौकीदार। चौकीदार रुकने वाला नहीं है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। जोश है तो चौकीदार हो या फिर विदेश में, ये चौकीदार एक को भी छोड़ने वाला नहीं। हर परिवार को विश्वास दिलाने आया हूँ। आक्रोश है तब भी चौकीदार है। इनको छोड़ेगा नहीं। ये 2019 का प्रचार है, ये 2019 का चुनावी हथियार है। मुद्दों की भीड़ में सबसे बड़ा मुद्दा अब चौकीदार है। दो नारों के बीच का चुनावी मुकाबला है। चौकीदार चौकीदार चौकीदार। आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी के चुनावी अभियान का झंडा ही चौकीदार को पकड़ा दिया गया। मैं सबसे पहले तो आप सबकी माफी मांगता हूँ, क्योंकि माफी मैं इसलिए मांगता हूँ कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पिछले कुछ महीनों से बिना सोचे समझे अनाप शनाप गाली गलौज करना शुरू किया। दरअसल प्रधानमंत्री ने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का चौकीदार घोषित किया था। उसके बाद से राहुल गांधी कभी राफेल, कभी विजय माल्या, कभी नीरव मोदी के बहाने चौकीदार पर चोर होने का आरोप लगाते रहे। आजकल हिंदुस्तान में सब चोर हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सब मोदी 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 कैसे हैं? लंदन से विजय माल्या को देश वापस लाने का केस पहले राउंड में क्लियर हो चुका था। अब एक और भगोड़ा नीरव मोदी लंदन में पकड़ा जा चुका है। चौकीदार पर चर्चा के बीच ये टीम मोदी के लिए सटीक टाइमिंग वाला धारदार हथियार बन गया। नीरव मोदी की गिरफ्तारी ने बीजेपी के लिए चौकीदार वाली चुनावी चर्चा में उसका वजन बढ़ा दिया, लेकिन इसको हल्का करना कांग्रेस के लिए चुनावी माहौल में जरूरी है। इसीलिए वो नीरव मोदी के पकड़े जाने से ज्यादा इस बात पर चौकीदार को चुनौती दे रहे हैं कि नीरव भागा कैसे। बीजेपी कह रही है कि चौकीदार नीरव मोदी को वापस ले आया। अरे यार शांत रहो। और वो अचीवमेंट बता रहे थे, कॉलिंग इट एज एन अचीवमेंट। ये अचीवमेंट है तो जाने किसने दिया? चौकीदार पर नरेंद्र मोदी के नए दांव से विरोधियों का असमंजस पहले से ही था। ऊपर से नीरव मोदी की गिरफ्तारी हो गई तो बीजेपी के हाथ बड़ा मौका लग गया। अब वो अपना सीना दिखाकर कांग्रेस को इतिहास याद दिलाने में जुट गई। देखो, ये है चौकीदार, इसी को कहते हैं चौकीदार। ये जो राजवंशी लोग और ये जो शहजादे शहजादियां घूम रहे हैं, इनसे ज़रा पूछ लो कि अपने मामा कतरोची को उन्होंने जो है वो भगाया ही नहीं था, बल्कि उसको जो है उसके रेड कॉर्नर नोटिस को भी ख़त्म किया था, उसके अकाउंट को भी डिफ्रीज कर दिया था और पैसा लेकर के वो भाग गया। चौकीदार वाले दांव पर कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद तो यहाँ तक बोल गए कि नीरव मोदी को इलेक्शन की वजह से पकड़ा गया और इलेक्शन के बाद छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने इलेक्शन के लिए लाया, इलेक्शन के बाद फिर भेज देंगे बीजेपी वाले। आप कैसे बीजेपी वाले इलेक्शन से पहले 4 साल हर चोर को बाहर भेजते हैं और फिर हर चोर को वापस लाते हैं, और इन 4 सालों में बीजेपी का उनका वापस में बराबर राब्ता था। अब इस राजनीति में होड़ यही है कि कौन अपनी बात में ज्यादा वजनदार दिखे, कौन देश का पहरेदार दिखे, कौन चोर दिखे। आप बुरा न मानिए, क्योंकि चुनाव है। 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से चाय वाला के कटाक्ष के रूप में व्यक्तिगत बयान आया तो नरेंद्र मोदी ने उसे हथियार बना लिया।
प्रधानमंत्री बनने के बाद विपक्ष ने अच्छे दिन, एक जुमला, सूट बूट की सरकार, खून की दलाली, गब्बर सिंह टैक्स जैसे नारे देने की कोशिश की। राफेल के बहाने चौकीदार को घेरा तो बीजेपी ने पलटवार में भी चौकीदार ही खड़ा कर दिया। जिस तरह विपक्षी प्रतिक्रियाएं तल्ख अंदाज में आ रही हैं, उससे लगता है कि बीजेपी का तीर निशाने पर लगा है। ये ट्विटर अकाउंट है पाटीदार आरक्षण आंदोलन से निकले कांग्रेस के नौजवान नेता का। नाम के आगे भले ही बेरोजगार जोड़ा हो, लेकिन ये संकेत है चौकीदार अभियान से टकराने का। ये कोशिश है इस बात की कि चौकीदार के हो हल्ले में मुद्दों की साख बची रहे। वो जिस तरह से देश को गुमराह करने के लिए मोदी जी कह रहे कि मैं चौकीदार हूँ, और चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह जैसे वाहियत कैंपेन चला रहे हैं। हकीकत में तो देश का युवा बेरोजगार है, हकीकत में तो किसान आत्महत्या कर रहा है। तो इन सारे मुद्दे पर हमारे पक्का कार्यकर्ताओं ने और हमारी टीम ने यह फैसला किया है कि जो भी 18 साल से लेकर 30 साल का जो भी युवा है, वो फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपने नाम के आगे बेरोजगार रखेगा। क्योंकि जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, अभी तक युवाओं को रोजगार नहीं मिला, और इसके खिलाफ युवाओं में काफी रोष भी है, और इसका सामना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब करेगी। उत्तर प्रदेश के जरिए कांग्रेस के लिए दिल्ली का दरवाजा खोलने की कोशिशों में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अपने कांग्रेसी कुनबे वाले नारे पर यकीन है। उन्होंने चौकीदार का नया विमर्श पेश किया। क्या चौकीदार गरीबों के घर में मिलता है या अमीरों के घर में? आपने कभी किसान का घर देखा जिसमें चौकीदार खड़ा होता है? आपने मजदूर का घर देखा जिसमें चौकीदार खड़ा मिलता है? छोटे दुकानदार के घर में चौकीदार दिखाई देता है ना? चौकीदार अमीर लोगों के घर में दिखाई देता है। प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की नई उम्मीद है। यूपी में बोट पर सवार होकर कांग्रेस की सूखी नदी में वो वोटों की लहरें पैदा करने के भागीरथी प्रयास कर रही हैं। हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरती हैं, लेकिन जब चौकीदार वाले मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया तो बीजेपी ने पलटवार करना अपना नैतिक कर्तव्य माना, क्योंकि यही तो है आम चुनावों में उनका ब्रह्मास्त्र। ये जन आंदोलन बना है, जब इसको सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो ये ग्लोबल ट्रेंड था एक दिन पूरा। थोड़ा मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट, और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़, 1680 करोड़ हैड इट्स इंप्रेशंस। आपको मालूम है, लोग देखते हैं और उससे अपने को ऐड करते हैं। जैसे मैं आपके आंख में आंख मिला रहा हूं, वैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी के आंख में आंख मिलाई। क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है, लेकिन चौकीदार वाले मुद्दे पर बीजेपी गजब सीरियस है। ठीक वैसे ही जैसे कभी राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी सीरियस नजर आती थी, अब वो मुद्दा गायब है। फिलहाल चौकीदार के नारे की चौकीदारी चल रही है, लेकिन बीजेपी को जवाब देते देते गठबंधनों के बीच कांग्रेस की जमीन खोजते खोजते प्रियंका वाड्रा मंदिरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना नहीं भूलती। जिस रूप में पहले कभी नहीं देखी गई, वो रूप भी बार बार दिख रहा है। दिखे भी क्यों नहीं, चुनाव है और भक्ति और चुनाव का आपस में गहरा रिश्ता होता है। विरासत की जिम्मेदारियों को साथ लेकर आगे बढ़ रही प्रियंका को मंदिर दर्शन के दौरान ये अनुभूति भी हुई कि सिर्फ मंदिरों की यात्रा नाकाफी है, लड़ाई उस पार्टी से है जिसकी पिछ ही हिंदुत्व है। प्रियंका राजनीति की जिस क्लास से आती हैं, वहाँ तिलक और टोपी में तालमेल बिठाना ही होता है। प्रियंका उसी रास्ते पर चल रही हैं, जो भक्ति भाव उनका मंदिरों में दिखता है, वही शिद्दत दरगाह पर उनकी इबादत में भी नजर आती है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अच्छा, ये बताइए कि प्रियंका गांधी को लेकर लोगों की सोच क्या है, उम्मीदें क्या है? सोच ये है कि एकदम नक्शे कदम अपनी दादी के ऊपर गई हैं। इंदिरा जी का वही स्वभाव, वही चेहरा, वही मोहरा उनका है।
चुनाव चरम पर पहुंचेंगे तो कांग्रेस इस मुद्दे को भी भुनाएगी कि बीजेपी का मंदिर प्रेम भले ही मौसमी हो, लेकिन उनका सेक्युलरिज्म सदाबहार। मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हाँ, गौर करने वाली बात ये भी है कि बहन प्रियंका के आने के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भक्ति फिलहाल नजर नहीं आ रही। बात खरी है, बुरा न मानिए, चुनाव। चुनावी मौसम की रस्में तय होती हैं, उनमें से एक रस्म होती है निष्ठा परिवर्तन या निष्ठा प्रदर्शन की। मौसम चुनावी है, हर हाल में जीत सबका लक्ष्य है, फिर इसके लिए दांव पर कुछ भी कोई भी क्यों न लगाना पड़ जाए। कुछ तस्वीरें कुछ लोगों को कसक सकती हैं, कुछ बातों से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन हर बात चुनावी है तो भावनाएं भी क्यों न चुनावी हो, लिहाजा बुरा न मानो, चुनाव है। बीजेपी की पहली लिस्ट के ऐलान के साथ ही पार्टी के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी से भी कह दिया गया, बुरा न मानिए, चुनाव है। 92 साल के आडवाणी जी की गांधीनगर सीट पर इस बार पार्टी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2 सीटों से बहुमत की सरकार तक बीजेपी के सफर के साथी रहे आडवाणी अब जीत की बिसात पर पार्टी को कमजोर दिखने लगे। वैसे चुनावी मौसम में जोशीले नौजवानों की कमी नहीं। बीजेपी जिस राष्ट्रवादी एजेंडे पर चलती है, गौतम तो उसके लिए पहले से ही गंभीर थे। अब बाकायदा उन्होंने बल्ले वाले हाथों में कमल थाम लिया है। अब जो भी कहेंगे वो कमल की चमक बढ़ाने के लिए कहेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम जॉइनिंग दिस पार्टी। हलचल कांग्रेस के खेमे में भी गजब मची हुई है। कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजीव गांधी नरसिंह राव के राजनीतिक सलाहकार रह चुके स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद की नाराजगी भी खूब चर्चा में रही। यूपी में कांग्रेस अपना सबसे बड़ा दांव खेलना चाहती है, लेकिन वहां के महारथी घोषित सीट से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। चुनावी महायज्ञ में अभी कई और आहूतियां डाली जाएंगी, कुछ नए नायक उभरेंगे, कुछ पुराने पीले पन्नों की किताब का हिस्सा बन जाएंगे। कुछ बातों को सत्ता पक्ष अपने पक्ष में भुनाएगा, कुछ को विपक्ष मुद्दा बनाएगा। मीठी बातें कड़वी बातें चलती रहेंगी। जनता के लिए यही नसीहत, हर हाल में खुश रहना सीख लीजिए, बुरा मत मानिए, क्योंकि चुनाव है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।